नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है और चूंकि मैं संविधान पढ़ाने वाला हूं और पूरा डिटेल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक बिंदुओं पर अच्छे से विचार करेंगे हम लोग, है ना? चाहे वो कॉन्सेप्ट के मैटर हो या फिर फैक्ट के मैटर हो, कोई भी कंटेंट आपका छूटेगा नहीं। तो संविधान हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती। कोई पूछ ही ले कि भाई आपने जो है मास्टर से जो है संविधान पढ़ा, तो क्या संविधान क्या होता है उसको बताएंगे आप? तो कभी कभी इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। तो लगे हाथ थोड़ा बहुत ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लें और उसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन आता है भारत के संवैधानिक विकास से, वहां से हम लोग कल जो है अपने पदकदमों को रखेंगे और धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे, एकदम दीर्घकालिक अस्थायी प्रक्रिया के अंतर्गत और आपके सिलेबस के अनुरूप। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। पूरा जो क्लास होगा एकदम प्रोडक्टिव क्लास होगा। भले ही एक क्लास 40 से 45 या 30 मिनट का हो, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम प्रोडक्टिव क्लास होगा। ठीक है ना? तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पर लिखा है संविधान और संविधानवाद। आज दो टॉपिक आपका चलेगा, संविधान संविधानवाद, राज्य और राष्ट्र। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक सलाह भी है, आप पेन और कॉपी जरूर से जरूर अपने पास लेकर के बैठें। स्पाइरल कॉपी मोटी वाली कम से कम 300 से 400 पेज की लेकर के बैठिएगा। इसलिए कोई वनडे की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज में इतनी जानकारी या फिर इतना सिलेबस आपको कवर करना है कि आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो पहले एक हेडिंग डालिएगा, संविधान। और संविधान, अगर मैं कहूं कि संविधान क्या होता है, भाई बार बार राहुल गांधी या अखिलेश यादव या फिर तमाम राजनेताओं के द्वारा, बीजेपी की नेताओं के द्वारा भी आपको तमाम राजनेता या फिर कुछ आम जनता के द्वारा, अभी आप देखिए जो है जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा है। तो काकरोच जनता पार्टी की जो प्रमुख है अभिजीत दिवके, उन्होंने जो है भारत के संविधान को लहराया। उनको यह संविधान पावर देता है कि वह आंदोलन कर सके। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको आर्टिकल 19 मिलेगा। तो आर्टिकल 19 आपको यह पावर देता है कि आप जो है सरकार अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रही है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार केवल अगर सरकार गलत कार्य करती है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी, आपकी ये राष्ट्रवत जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी होना चाहिए। हालांकि ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल तो नहीं है संविधान में, लेकिन एक राष्ट्रवादिता आपके अंदर ये होनी चाहिए कि अगर कोई विरोध हो, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो आपके अंदर इतनी जरूर क्षमता होनी चाहिए, जो आपका जो संविधान आपको पावर देता है, तो आप जा करके उस आंदोलन में अपनी बात को रख सकें। और जब आप आंदोलन में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, अपनी मांगों को करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो ऐसे नहीं, ये आपका संविधान आपको पावर देता है। खैर, ये सब सारी चीजें चलेंगी जब हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। संविधान क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बकैती नहीं करूंगा, अवध ओझा मास्टर की तरह मैं बकैती नहीं करूंगा। मैं आपको बकैती भी करूंगा और साथ ही साथ लिखाऊंगा भी, दोनों काम करूंगा। एकदम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है जिससे देश की व्यवस्था को संगठित किया जाता है, जिससे देश के जो है शासन प्रशासन को जो है संचालित किया जाता है। जो है सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन और शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। ये हमारा जो पवित्र और वैधानिक दस्तावेज है, संविधान कहलाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से लेकर के नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, जिसमें व्यक्तिगत शासन की बजाय विधि की शासन की स्थापना की जाए, जिसमें सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाया जाए। वो क्या है? एक प्रकार का हमारा पवित्र संविधान है, एक प्रकार का वैधानिक जो है डॉक्यूमेंट्स है, एक प्रकार का भविष्य की रूपरेखा को खींचने वाला डॉक्यूमेंट्स है। वही क्या है? अपना संविधान है। तो एक काम करना, अब लिखना जरा, ठीक ना? तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा संविधान
ए संविधान आपको हेडिंग डाल करके, कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल करके, और फिर यहां पर लिखना है कि भाई संविधान संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज है जो देश की व्यवस्था को संगठित करता है। क्या करता है? संगठित करता है तथा, लिखना जरा, तथा सरकार के तीनों अंगों, ब्रैकेट में लिख लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही सरकार के 3 अंग होते हैं। लिखना जरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन और शक्ति संतुलन स्थापित करता है। और क्या करता है? शक्ति संतुलन स्थापित करता है। ये अपना क्या है? संविधान। और भी लिखना जरा, जो यहां पर प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखना, जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों से लेकर मौलिक कर्तव्यों तक का उल्लेख हो और राज्यों को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश देता हो, वह क्या कहलाता है? संविधान। कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि संविधान आखिर होता क्या है। अगर मैं एक छोटे से शब्दों में बात करूं कि ये जो संविधान है, ये जो आपने कहा कि साहब ये जो अपना प्यारा सा संविधान है, इस संविधान में आपने क्या देखा? आपने यही कहा कि एक प्रकार का जो है ये पवित्र वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? पवित्र वैधानिक दस्तावेज है। और ये जो यही दस्तावेज क्या करता है? सरकार यही दस्तावेज क्या करता है? एक तो देश की व्यवस्था को क्या करता है? आपने बताया कि साहब ये देश की व्यवस्था को क्या करता है? संगठित करता है ना? यही चीज है ना, देश की व्यवस्था को संगठित करता है। और फिर ये क्या करता है भाई? सरकार के
मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। क्या करता है साहब? शक्तियों का विभाजन करता है। मतलब कार्यपालिका की शक्तियां अलग, न्यायपालिका की शक्तियां अलग, विधायिका की शक्तियां अलग, मतलब संसद की शक्तियां अलग, मंत्रियों की शक्तियां अलग, इसके अलावा न्यायपालिका की शक्तियां अलग। तो शक्तियों का विभाजन करता है अपना प्यारा सा संविधान। और इसके अलावा यह शक्ति संतुलन को भी स्थापित करता है। तो प्लस एक तो सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन प्लस शक्ति संतुलन, शक्ति क्या करता है? संतुलन भी स्थापित करता है। ये अपना क्या है? प्यारा सा संविधान है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपना जो संविधान है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, तो एक हेडिंग डालिएगा, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य। और ये जो संविधान का उद्देश्य है वो क्या हो सकता है? देश के भीतर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार सुनिश्चित हो सके, सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाया जा सके। ये सब क्या है? ये सब जो है संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। लिखना जरा यहां पर, देश के भीतर या राज्य के भीतर, राज्य के भीतर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, पहला चीज। दूसरा लिखना जरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखना जरा, सरकार की निरंकुशता को सीमित किया जा सके। चौथा लिखना जरा, चौथा यहां पर लिखना जरा, देश में व्यक्तिगत, देश में व्यक्तिगत शासन की बजाय विधि का शासन स्थापित किया जा सके। ये सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक ना? एक एक चीज लिखना है, ताकि जब आपका 4 से 5 महीने बाद जब नोट्स तैयार होना, तो ऐसा नोट्स हो फिर कहीं पर कुछ भी ना पढ़ना पड़े, ठीक है? अच्छा, मजे की बात है कि मास्टर आपको अपडेट करके पढ़ाएगा। कोई भी अधिनियम, कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजंस, कुछ भी कार्यपालिका के डिसीजन, कुछ भी रिपोर्ट, सब कुछ मैं अपडेट करके ही आपको पढ़ाऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही बताया कि एक तो स्टैटिक पॉइंट्स और दूसरा डायनेमिक पॉइंट, दोनों को कोरिलेट करके हम लोग बातचीत करेंगे, है ना? तो ये संविधान का उद्देश्य। तो संविधान क्या हुआ, संविधान का उद्देश्य क्या हुआ, एक बार हल्का सा मास्टर आपको रिवीजन करा ही दे। तो यहां पर संविधान में क्या हमने बताया कि संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है जो देश की व्यवस्था को संगठित करता है, जो सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन और शक्ति विभाजन का कार्य करती है, ठीक है ना? जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों से लेकर के उनके कर्तव्यों का जो है उल्लेख करती है। ये अपना प्यारा सा क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है। जो संविधान जो है देश के भविष्य की रूपरेखा को सुनिश्चित करे, जो है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे, जो व्यक्तिगत शासन के बजाय विधि के शासन की बात करे, वो क्या है? अपने देश का क्या है? संविधान है। उसको हम क्या कहते हैं? संविधान। और यहां पर हमने आपसे बताया, कि भाई संविधान, ये तो पूरा संविधान की परिभाषा हमने दी, फिर हमने संविधान का एक जो है ड्राफ्टिंग की,
कि इस प्रकार भी आप जो है पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर जो है संविधान के उद्देश्यों की चर्चा हमने की, और संविधान के उद्देश्यों में हमने व्यक्तिगत शासन के बजाय विधि का शासन। समझना जरा, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, यहां पर हमने एक शब्द लिखा है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ए रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है? विधि का शासन होता है जब देश में कोई एक कानून लागू हो और उस कानून के माध्यम से देश की सभी जनता को संचालित किया जाए, किसी को कोई भी प्राथमिकता ना दी जाए, कोई भी ऊंच नीच ना हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, एक कानून सभी पर लागू हो, उसको हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसको हम विधि का शासन कहते हैं। खैर, हम लोग फंडामेंटल राइट में जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो यहां पर विधि का शासन पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे, विधि की समझ समता भी इसको कहते हैं, और एक होता है विधि के समान संरक्षण। दोनों को डिफरेंस करके मेंस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, प्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। दोनों को अच्छे से पूरे डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। अभी केवल केवल आपको यह लिखना है कि भाई ये देश में व्यक्तिगत शासन के बजाय रूल ऑफ लॉ स्थापित करती है, विधि का शासन स्थापित करती है। ठीक है ना? तो एक कुछ उद्देश्य की चर्चा हमने की। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग जो है संविधान के प्रकार को लेकर के, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के कितने प्रकार हो सकते हैं भाई? संविधान के अगर हम देखें तो कहीं पर लिखित और अलिखित संविधान आपको मिलता है, कहीं पर लचीला और कठोर संविधान आपको मिलता है। तो जितने भी संविधान हैं थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का काम करते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो लिखना जरा, लेखन शैली के आधार पर संविधान। क्या? लेखन शैली के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर संविधान। अच्छा, जो लेखन शैली के आधार पर अगर हम संविधान की बात करें तो दो प्रकार के संविधान का जिक्र मिलता है। कौन कौन सा जिक्र मिलता है समझना जरा। एक आपको जिक्र मिलेगा लिखित संविधान का, एक जिक्र मिलेगा क्या? तो आपने बताना है साहब, लिखित संविधान का जिक्र मिलेगा। क्या मिलेगा? लिखित संविधान का जिक्र मिलेगा। दूसरा अलिखित संविधान। नहीं कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान, इजराइल का संविधान अलिखित संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित संविधान। लेकिन जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहला विश्व का जो है लिखित संविधान अमेरिका का था, इंडिया का संविधान लिखित संविधान है। तो आखिर लिखित और अलिखित में डिफरेंस हम कैसे करेंगे, है ना? तो एक तो लिखित संविधान आपने देख लिया और दूसरा अलिखित संविधान। यहां पे लिख लीजिए अलिखित संविधान। अब एक चीज समझना जरा, लिखित संविधान हम किसको कहेंगे, अलिखित संविधान हम किसको कहेंगे? लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके ज्यादातर पार्ट लिखे हुए होते हैं। एक बार और सुनना जरा, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके ज्यादातर भाग लिखे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। लिखना जरा, यहां पर लिखना जरा, जिस संविधान के ज्यादातर भाग लिखे हुए हों उसे लिखित संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखित संविधान। तो अलिखित संविधान क्या हुआ? अलिखित संविधान का अर्थ ये नहीं है कि संविधान में लिखा नहीं गया है, संविधान लिखा गया है लेकिन कम से कम लिखा गया है। क्या है? कम से कम। जिस संविधान के ज्यादातर पार्ट ना लिखे हों उसको क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। लिखना जरा, जिस संविधान के ज्यादातर भाग अलिखित हों उसे क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब सोचेंगे कि मास्टर बार बार बीच में आ जा रहा है, लिखने भी नहीं दे रहा है। नहीं भैया, आराम से आप लिखिए, ठीक है ना? आराम से आप लिखिए। मास्टर मैच्योर्ड है, टेंशन मत लीजिएगा। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, उस दौर से मास्टर गुजर चुका है। जिन चेयरों पे बैठ करके जिन परिस्थितियों को आप झेल रहे हैं, उन परिस्थितियों को मास्टर झेल चुका है। ठीक है, आते हैं यहां पर, देखना जरा लिखित संविधान। अगर मैं कहूं कि साहब लिखित संविधान क्या होता है, तो यहां पर जरा आइएगा नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में जो हमने कहा कि लिखित
संविधान। तो ये जो लिखित संविधान हमने बताया, इस लिखित संविधान का सबसे अच्छा हमको अगर एग्जाम्पल कहने देखने को मिलेगा तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका का था। 1787 में फिलाडेल्फिया समिट होता है और उसी फिलाडेल्फिया समिट में 13 कॉलोनियों ने मिल करके एक संविधान तैयार किया अमेरिका के लिए, अमेरिकी फेडरल के लिए। उसको क्या कहा गया? अमेरिका का संविधान। तो विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। लिखना जरा, अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। और ये अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? तो आपने बताना है कि साहब ये जो है 1787 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? तो ये फिलाडेल्फिया समिट होता है। अभी मैं बताता हूं, फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है और इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में वहां के लोगों ने मिल करके संविधान को लिखा, तैयार किया। हालांकि ये जो है 1789 में जाकर के क्या होता है? लागू होता है। आपको पता होगा कि जैसे अपना प्यारा सा संविधान है, हमारे देश के संविधान सभा की जो तमाम समितियां थी, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, पांडुलेखन कमेटी कहते हैं, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ठीक ठाक वर्क करके अपने देश के संविधान का निर्माण करती है, लिखित संविधान का निर्माण करती है। ध्यान से सुनेगा, लिखित संविधान का निर्माण करती है। तो अपने देश का भी संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक ना। तो अगर हम एग्जाम्पल में एक और संविधान की बात करें तो अपने देश, प्यारे देश भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। अच्छा, आप जानते हैं कि यहां पर लिखना भारत का संविधान, भारत का संविधान। अच्छा, ये जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान, इसको आपको दो डेट दिखाई पड़ेगा। जैसे यहां पर दो डेट, वैसे यहां पर दो डेट। तो आपको पता होगा कि एक डेट आता है 26 नवंबर 1949 का डेट आता है। एक डेट आपको दिखाई पड़ेगा 26 जनवरी 1950 का डेट आपको दिखाई पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, 26 नवंबर 1949 यहां पर अपना प्यारा सा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। अपने प्यारे से संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है ना। लेकिन हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम जो है 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। जब लागू हुआ 26 जनवरी को, तो यहां पर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये सब जानते रहिए, वहीं पर लिख लीजिए संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, नहीं तो बार बार कंफ्यूज आपके दिमाग में करेगा। अच्छा, एक क्लास है कि अपने आप में हाई लेवल का बच्चा भी होगा तो देख सकेगा। एकदम मैंने जीरो से शुरुआत की, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत की है और किसी प्रकार की जो है समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी कंटेंट को लेकर के। तो ये लिखित संविधान, समझ में आई बात। चलते हैं अलिखित संविधान पे। अब यहां पर जरा आना, अलिखित संविधान हमने बताया जिस संविधान के ज्यादातर पार्ट अलिखित हो, जिस संविधान के ज्यादातर पार्ट लिखे ना हो उसको अलिखित संविधान कहते हैं। तो यहां पर अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, इसके अगर मैं कहूं कि साहब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आपने बताना है कि साहब ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, ये जो है अलिखित संविधान के ठीक ठाक उदाहरण हैं। लिखना जरा, ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के संविधान, न्यूजीलैंड के संविधान, इजराइल के संविधान, ये जो है अलिखित संविधान के क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना। अभी समझना जरा एक चीज और, ये अलिखित संविधान जिसके ज्यादातर पार्ट लिखे ना हो, मतलब अलिखित हो, जो है परंपराओं पर आधारित हो, जो है परंपराओं पर आधारित हो, जो है नियमों पर आधारित हो, जो न्यायपालिका के निर्देशों पर आधारित हो, जो कार्यपालिका के निर्देशों पर आधारित हो, ऐसे संविधान ज्यादातर क्या होते हैं?
अलिखित संविधान होते हैं। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको लेखन शैली के आधार पर बताया, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अब यहां पर आइएगा जरा, थोड़ा सा संविधान संशोधन के आधार पर संविधान, क्या संविधान संशोधन के आधार पर संविधान का प्रकार, एक हेडिंग डालिए जरा, संविधान, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान। तो यहां पर संविधान संशोधन के आधार पर आपको दो प्रकार के यहां पर भी संविधान का जिक्र दिखाई पड़ेगा। कौन कौन से, समझना जरा। एक तो आपको दिखाई पड़ेगा कठोर संविधान और दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा लचीला संविधान। लिखना जरा, यहां पर लिखिए जरा, एक लिखना जरा, कठोर संविधान और दूसरा लिखना जरा लचीला संविधान। अब एक चीज समझना जरा, एक कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या है। अगर मैं इसको कहूं कि परिभाषित करिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे कठोर संविधान और लचीला संविधान? जिस संविधान को संशोधित करना कठिन हो, जिस संविधान को संशोधित करना क्या हो, कठिन हो, आसानी से संशोधन ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, कठोर संविधान। जिस संविधान में संशोधन करने का तरीका बड़ा कठिन हो, उसको कठोर संविधान। एग्जाम्पल के माध्यम से अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान में भी हमने अमेरिका का संविधान बताया और कठोर संविधान में भी हमने अमेरिका का संविधान। अभी सोचिए वहां पर टोटल केवल 27 संविधान संशोधन हो पाए हैं, इंडिया में 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। ठीक है ना। खैर, बात करेंगे सारा कुछ जो है। पहले यहां लिखना जरा, जिस संविधान में संशोधन का तरीका कठिन नहीं, कठिन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा ना, कठिन हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि साहब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो अमेरिका का संविधान। एक काम करना जरा, यहीं पर अब आप जो है इसी कठोर संविधान में, कठोर संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कठोर संविधान। अब इस कठोर संविधान में हमने कहा कि भाई जहां पर संशोधन करना थोड़ा सा कठिन हो, जहां पर संशोधन की जो प्रक्रिया होती है काफी कठिन होती है, उसको कठोर संविधान। यहां पर एग्जाम्पल अमेरिका का संविधान। लिखना जरा, अमेरिका का संविधान एक ऐसा है कठोर संविधान। क्यों है, समझना जरा। यहां पर अगर संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना, तो यहां पर कांग्रेस के 2/3 सदस्यों की बहुमत से वो चीजें पारित करनी होती हैं, प्लस 3/4 राज्यों की भी सहमति जरूरी होती है, तभी जाकर के वहां पर संविधान संशोधन हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं काफी कठोर काम होता है, जल्दी पास ही नहीं हो पाता, इसलिए कहते हैं कि कठोर संविधान उसको। जहां पर संविधान में संशोधन करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन यहां पर हो जाता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस, अच्छा यहां पर जो कांग्रेस, जैसे हमारे यहां संसद है, वहां पर उस संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है ना। कांग्रेस के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, प्लस यहां पर 3/4 राज्यों की सहमति अनिवार्य हो। क्योंकि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पास करेगी, 3/4 राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, इसलिए बड़ा कठिन काम हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, कठोर संविधान। अभी सोचिए 27 संविधान संशोधन ही केवल पास हो पाए हैं, इसलिए कहते हैं अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है।
अच्छा जरा लचीला संविधान लिखना जरा, लचीला संविधान। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम आए तो यहां पर आपको लचीला संविधान दिखाई पड़ रहा होगा। और लचीला संविधान, जिस संविधान में संशोधन करना आसान हो, या फिर जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है ना, लिखना जरा, जिस संविधान में, जिस संविधान में संशोधन संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाए, साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान। मतलब कि संसद के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा पारित करके संविधान संशोधन आसानी से किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान। अच्छा, लचीला संविधान का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको एग्जाम्पल काफी ठीक ठाक मिल जाएंगे। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा है, एक प्रकार का लचीला संविधान का उदाहरण है। न्यूजीलैंड का संविधान, न्यूजीलैंड 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 ये भी एक प्रकार के लचीले संविधान का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक ना। अब एक काम करते हैं, अपने भारत का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि भारत का संविधान जो है वो आखिर कैसा है, लचीला है, कठोर है, या दोनों के बीच का कोई रास्ता निकाला गया है? तो समझना जरा, यहां पर आइए। भारत का संविधान, एक हेडिंग डालिएगा, भारत का संविधान। तो भारत का अगर हम संविधान देखें तो कुछ रूपों में हमको कठोर भी दिखाई पड़ता है और कुछ रूपों में हमको लचीला भी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा, यहां पर हमको संविधान का कुछ जो है भाग, जहां पर संशोधन करना बड़ा कठिन होता है, तो हम कहते हैं कि ए पार्ट संशोधित करना बड़ा कठिन है, इसलिए ये कठोर हमको प्रतीत होता है। और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर संशोधन करना बड़ा आसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए बड़ा लचीला संविधान दिखाई पड़ता है। तो दोनों है, मतलब कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान आपका दिखाई पड़ेगा। तो एक तरफ कुछ भाग जो है संशोधित करना बड़ा कठिन होता है, तो कठोर संविधान भी दिखाई पड़ता है। और दूसरा कि कहीं कहीं पर आपको जो है, कहीं कहीं पर आपको संशोधन करना बड़ा आसान दिखाई पड़ता है, तो लचीला भी। अच्छा, कठोर संविधान इन द सेंस ये है कि आपको संसद के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब कि संसद के सदस्यों की, कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों से वो पास करना पड़ेगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से उसको पास करना पड़ेगा, और आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी लेनी पड़ेगी। मतलब कि आप कहें तो साहब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों, या फिर कहें कि यहां पर आधे राज्यों नहीं बल्कि 50% राज्य, ऐसे कर लीजिए, 50% राज्यों की विधान सभाओं की सहमति की जरूरत होती है, तब जाकर के वो पास हो पाता है। चूंकि इतनी कठिन प्रक्रिया है, इसलिए हम कहते हैं कठोर संविधान का। अच्छा, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको लगता है कि हमको संविधान कठोर दिखाई पड़ रहा है? तो जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करते हैं तो संशोधन करना बड़ा कठिन होता है। लिखना जरा, जैसे कि राष्ट्रपति, यहीं पर लिख लेना जरा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो आपको कठिन प्रतीत होगा, मतलब इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे संघ सूची, जैसे राज्य सूची, इनमें अगर परिवर्तन करना है, संशोधन करना है तो बड़ा कठिन काम होगा। तो कुल मिला जुला करके इन चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं कि देश के संविधान का कुछ पार्ट संशोधन करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए कठोर संविधान। लचीला संविधान क्या होता है? जहां पर संसद अपने कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत से उसको पास कर देती है और आसानी से संशोधित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान। यहां पर लिखना जरा, जहां संसद अपने
कुल सदस्यों के आधे से अधिक, सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत से उसको क्या कर दे, पास कर दे, तो वहां पर संशोधन करना बड़ा आसान होता है, इसलिए हम लचीला। अच्छा, यहां पर किन किन बिंदुओं को लेकर के, जैसे अगर हम कहें कि साहब राज्यों का क्या करना है, गठन करना है, तो राज्यों का गठन जब हम पढ़ते हैं तो वो जो है प्रक्रिया आपको साधारण बहुमत के माध्यम से दिखाई पड़ेगी, तो वहां पर संशोधन करना बड़ा आसान होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई नागरिकता से संबंधित कोई संशोधन करना है, तो यहां पर भी आपको साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन मिल जाएगा। तो संविधान के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर संशोधन करना आसान होता है, लचीला, और जहां पर संशोधन करना कठिन होता है उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। तो अपने देश का जो प्यारा सा संविधान है, ये प्यारा सा जो संविधान है हमारे देश का संविधान, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपने एक लाइन में लिखना है, हमारे देश का जो संविधान है वो अंशतः क्या है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्या है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब समय और परिस्थितियों के हिसाब से हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, और हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर तक जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसमें हम नहीं चाहते या संविधान सभा नहीं चाहती थी कि आसानी से संशोधन हो, उसको हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि संविधान की रूपरेखा पूरी तरह आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग संविधानवाद एक हेडिंग डालते हैं, राज्य और राष्ट्र को लेकर के कल चलेंगे, संविधान और संविधानवाद केवल आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक हेडिंग डालिएगा संविधानवाद, क्या डालिएगा हेडिंग, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये संविधानवाद, संविधानवाद क्या है समझना जरा। संविधानवाद जहां पर संविधान का व्यवहारिक स्वरूप आपको दिखाई पड़े, जहां पर शासन प्रशासन संविधान के नियमों और विधियों के अनुसार संचालित हो, संविधानवाद। मौलिक अधिकारों की बात होती है, मौलिक कर्तव्यों की बात होती है, राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं ताकि जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार करने के लिए राज्य अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कही गई बातों को लागू करे, धरातल स्तर पर उसको लागू करे। तो जब संविधान की बातों को हम जमीनी स्तर पर लागू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान हो वहां पर संविधानवाद हो ही। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारे यहां संविधान तो है लेकिन संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कि अगर संविधान की बातों को जब लागू किया जाए, देश के भीतर लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए, लोगों के जो है अधिकारों की सुरक्षा की जाए, राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें, भ्रष्टाचार में कमी हो, पेपर लीक ना हो, समानता का स्तर स्थापित हो, आय असमानता कम हो, गरीबी और बेरोजगारी कम हो, तो हम कहते हैं कि हमारे यहां क्या है, संविधानवाद है। संविधान तो एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है ना, संविधान तो एक प्रकार का ऐसे किताब है, लिखित दस्तावेज है, और वो लिखित दस्तावेज जब संविधान के लिखित दस्तावेज, लिखित डॉक्यूमेंट्स, इस पवित्र डॉक्यूमेंट्स को हम जमीनी स्तर पर अपने सरकार के अंगों के द्वारा लागू करते हुए दिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। तो एक पॉइंट्स लिखना जरा, क्या लिखना जरा, संविधान लिखना, संविधानवाद संविधान पर आधारित, ऐसे लिखना, संविधानवाद संविधान पर आधारित, संविधान पर आधारित विचारधारा है, आधारित विचारधारा है, आधारित विचारधारा है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि शासन प्रशासन में, शासन प्रशासन में, शासन प्रशासन में
संविधान संविधान के नियमों व विधियों के अनुसार अनुसार शासन प्रशासन में मिटा दीजिए, शासन प्रशासन संविधान के नियमों और विधियों के अनुसार संचालित हो। क्या हो? संचालित हो, उसे संविधानवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। ठीक है ना? अभी समझना जरा, जैसे अगर मैं ये कहूं, जैसे अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि आपको जो है फंडामेंटल राइट के रूप में अनुच्छेद 19 प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 19 कोई आम चीज नहीं है, ये आपका मूल अधिकार है। ये आपको बोलने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं करेंगी तो आप उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आप अपने जो है सरकार के कर्तव्यों को जो है सूचित करने के लिए, निर्देश देने के लिए बोलेंगे कि यह डेमोक्रेसी है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, जो भी शासन होगा वो विधि के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा, उसको हम क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। तो प्रस्तावना में तमाम शब्द है, जैसे प्रस्तावना में तमाम शब्द है, जैसे समाजवादी, जैसे समाजवादी, जैसे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र, तमाम शब्द है ना? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, तमाम शब्द है। तो क्या समाजवादी उद्देश्यों को लागू किया जा रहा है? क्या पंथ निरपेक्ष मतलब कि सरकार बिना धर्म के भेदभाव किए हुए काम कर रही है? क्या हिंदुत्ववादी या सनातनवादी कहीं मानसिकता तो नहीं लागू केवल दिखाई पड़ रही है, या मुस्लिम फिलॉसफी केवल लागू तो नहीं दिखाई पड़ रही है? और अगर किसी एक पक्ष पर आधारित काम किया जा रहा है तो संविधानवाद को लेकर के कहीं न कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। देश के भीतर संविधान तो है, पर संविधानवाद कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। अगर मैं कहूं कि देश लोकतंत्र है और अगर चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया गया, ईवीएम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया गया, या चुनावी जो है धांधलियां किसी प्रकार हुई, तो हम कहते हैं कि यह जो है लोकतंत्र पर प्रहार है। अरे राजनेताओं का तो यह कर्तव्य होना चाहिए कि निष्ठापूर्वक उस जो है संसद के पवित्र मंदिर में जब वो बैठते हैं तो 140 करोड़ की निगाहें उनको जब देखती होंगी तो तरसती होंगी कि हमारे जो है राजनेता इस प्रकार हैं। अगर कहीं लोकतंत्र धूमिल हो गया तो संविधानवाद, संविधान तो है, संविधान ने ही जिक्र किया है लोकतंत्र का, लेकिन संविधानवाद कब होगा? जब लोकतंत्र बढ़िया होगा, चुनाव बढ़िया होगा, लोग वोटिंग का प्रयोग करेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया अच्छी होगी, लोगों के मौलिक अधिकार मिलेंगे, राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक काम करना जरा, अब संविधान और संविधानवाद एक हेडिंग डाल करके दोनों के मध्य डिफरेंसेस लिख लीजिए। चलना जरा, यहां पर लिखिए, जरा यहां पर आइए, यहां पर लिखना, एक लिखना जरा यहां पर संविधान लिख लीजिए। क्या लिखना है जरा आपको? संविधान, और दूसरी तरफ आपको लिखना है संविधानवाद। क्या लिखना है? संविधानवाद लिखना है, ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि जो संविधान है किसी एक समय सीमा में सोचे गए सोचे समझों का परिणाम है, जैसे मैं कहता हूं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ, तो एक निश्चित समय में सोचे समझे विचारों का परिणाम है क्या? संविधान। लेकिन ये जो संविधानवाद है, ये संविधान के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप शासन की व्यवस्था को संगठित करता है। लिखना जरा, यह एक निश्चित समय सीमा में सोचे समझे प्रयासों का परिणाम है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था को संगठित करने का एक क्या है? व्यवहारिक स्वरूप है। लिखना जरा,
संविधान के बातों या विचारों को धरातल पर लागू करना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो संविधानवाद है, इस संविधानवाद को एक आप सैद्धांतिक पक्ष के रूप में देखते हैं। किस पक्ष के रूप में आप देखते हैं? तो आपने बताना है कि साहब एक प्रकार का क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है। कैसा है? सैद्धांतिक पक्ष। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैसा मिलेगा? आपको व्यवहारिक पक्ष मिलेगा। कैसा पक्ष मिलेगा? संविधानवाद व्यवहारिक पक्ष मिलेगा, है ना? व्यवहारिक पक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब समझना एक चीज और कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर, अच्छा, जहां पर संविधान होगा, जरूरी नहीं कि वहां की सरकार निरंकुश ना हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा, संविधान होते हुए भी सरकार निरंकुश हो सकती है, लेकिन जहां पर संविधानवाद होगा वहां पर विधि का शासन स्थापित होगा, वहां पर सरकार सीमित होती है, निरंकुशता उसकी सीमित होती है। वो जो है निरंकुश, वहां पर निरंकुशता दिखाई नहीं पड़ती। लिखना जरा, संविधान के बावजूद शासक निरंकुश हो सकते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया का नाम सुना है? उत्तरी कोरिया जिम योंग किंग है, निरंकुश शासक हो गया पूरी तरह। संविधान है लेकिन उसके ऊपर संविधान हावी नहीं है, बल्कि वह संविधान के ऊपर हावी है। मतलब संविधान होने के बावजूद शासक कैसा है? निरंकुश है। लेकिन जहां पर संविधानवाद होगा वहां पर सरकार पर कंट्रोलिंग होगी। जहां पर संविधानवाद होगा वहां पर विपक्ष अपनी बातों को रख सकता है। जहां पर संविधानवाद होगा वहां पर निरंकुशता सीमित होगी। लिखना जरा, जहां पर संविधानवाद होगा वहां निरंकुशता सीमित होगी। वहां पर निरंकुशता क्या होगी? सीमित होगी। अब एक चीज और भी समझना जरा, जहां पर संविधान होगा वहां पर संविधान की निरंकुशता क्या होगी? सीमित होगी। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मैं कहूं आपसे कि शासन और निरंकुशता, जैसे आप हमेशा आप जो है संविधान को लेकर के और संविधानवाद को लेकर के डाउट में रहते हैं, तो संविधान में चूंकि लिखित बातों को जो है यहां पर व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है। अच्छा, एक चीज और लिखना जरा, संविधान जो होता है साधन होता है। कैसा होता है? साधन होता है ना? यहां पर लिखिए जरा, संविधान साधन होता है। लेकिन साधन मतलब कि यही साधन ले जाकर के आप हो हल्ला करते हैं ना, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जो है कमेटी बनाते हैं, तो संविधान साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। संविधान साधन है। लेकिन जब संविधान में लिखित बातों को मौलिक अधिकार आपके पास पहुंच जाए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, आय समानता स्थापित हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे देश के संविधान के लक्ष्य हासिल हो गए। तो हमारा जो संविधानवाद है वह लक्ष्य है, मतलब वो क्या है? साध्य है। यहां पर लिखना जरा, संविधानवाद एक प्रकार का साध्य है। ठीक है ना? साध्य है मतलब हमको मौलिक अधिकार मिल जाए, यही तो हमारा जो है एम्स है, लक्ष्य है। तो साध्य हमारा क्या है? मौलिक अधिकार हमकी प्राप्ति हो जाए। साध्य क्या है? हमारे जो है सामाजिक समानता स्थापित हो जाए। साध्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे हो जाएं। साध्य क्या है? हमारे इन्वायरमेंट अच्छे हों। साध्य क्या है? न्यायपालिका में हमको टाइम से जस्टिस मिल जाए। तो ये संविधान में लिखी बात जब व्यवहारिक रूप से लागू हो जाए,
मतलब कि हमको अपने अचीवमेंट प्राप्त हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। वो जो है संविधानवाद के रूप में दिखाई पड़ेगा और उसको हम क्या कहेंगे, साध्य कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि साधन, साध्य, इसके अलावा संविधान, संविधानवाद, पूरा डिटेल से हमने बातचीत किया। और आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल जो है राज्य और राष्ट्र को लेकर के देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार पढ़ाया जाता है एक एक शब्द लिखने का प्रयास करें, एक दिन आपका नोट्स अच्छा होगा। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।